Ladies and gentlemen, welcome back to another one of CLAT Community's amazing videos. Today we're here with part 4 of our logical series. We're going to talk about how to predict questions in your CLAT exam like a G. And trust me, at the end of this video, you will simply realize how much of a difference understanding this simple concept can make in your CLAT prep. ठीक है? इस चीज को समझने के लिए हमें टोटल 3 बंदों के बारे में सीखना पड़ेगा. 3 बंदे सर, हाँ, 3 मस्केटियर्स. कौन कौन, मैं पहले बताता हूँ. सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा तुम्हारे ऑथर के बारे में. लिख लो, ठीक है. सबसे पहले हम सीखेंगे ऑथर के बारे में. ऑथर यानी जो इंसान तुम्हारे जो पैसेजेस आते हैं ना उनको लिखता है, वो ऑथर होता है. दूसरा इंसान जिसके बारे में हमें सीखना है वो है तुम्हारा एग्जामिनर. वो भी लिख लो. सबसे पहले ऑथर, फिर आ गया तुम्हारा एग्जामिनर. अब देखो, एग्जामिनर ऑथर के दिए पैसेज में से क्वेश्चंस बनाता है, यानी कि ऑथर के दिए पैसेज में से तुम्हारे क्वेश्चंस और फिर तुम्हारे ऑप्शंस बनाना तुम्हारे एग्जामिनर का काम होता है. तीसरा इंसान कौन है? तीसरा इंसान आप हो खुद, राइट? जो टेस्ट लेने जा रहा है, जो आप हो, राइट? तो अगर मैं मॉक दे रहा हूं तो मैं तीसरा इंसान हूं, आप क्लैट देने जाओगे आप तीसरा इंसान हो, ठीक है? सो यू योरसेल्फ. सो जो भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है वो, तो मैं इधर सिंपली स्टूडेंट लिख दूंगा, ठीक है? अब इन तीनों कैरेक्टर के आपस के गोलमाल को समझने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी थियरी पढ़ाऊंगा. थियरी का नाम है 6-9 थियरी. कौन सी थियरी सर? 6-9 थियरी. ज्यादा नॉटी मत हो, ध्यान दो थियरी पे, ठीक है? थियरी का नाम है 6-9 थियरी. सर 6-9 थियरी का क्या मतलब है, समझाता हूं. गेट रेडी टू फाइट, ठीक है? सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेक्टर नंबर 1. उसका नाम है रामू, ठीक है? ये बना दिया मैंने रामू. ओके जी, रामू. कैरेक्टर नंबर 2 का नाम रख देंगे हम शामू, ठीक है? ये हो गया शामू. अब रामू और शामू के बीच में मैंने बना दिया एक डायग्राम, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में हमने एक डायग्राम बना दिया. अब रामू देखता है, ठीक है? रामू इस तरफ से देख रहा है और रामू कहता है कि सर ये तो नंबर 6 है. शामू इस तरफ से देख रहा है. सर ने कहा नहीं सर ये तो नंबर 9 है. अब मैं दोनों को देख रहा हूं, ठीक है? मैं इधर खड़ा हूं और मैं दोनों को देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं हाँ, रामू की तरफ से तो ये 6 ही है, शामू की तरफ से 9 हो गया, तो सही जवाब किसका है? ये समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा? सवाल कौन पूछ रहा है. अगर सवाल रामू पूछ रहा है तो सही जवाब 6 होगा. अगर सवाल शामू पूछ रहा है तो सही जवाब 9 होगा. दोनों का जवाब सही है. फर्क सिर्फ इतना है कौन कहां से खड़ा है और क्या देख रहा है. किसी और के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू करो, ठीक है? ये क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं समझाता हूं, ठीक है? अब जो तुम्हारा एग्जामिनर है, तुम्हें उसके पर्सपेक्टिव से पैसेज समझना पड़ेगा. सर क्या कह दिया आपने? हाँ, तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, तुम्हें एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से पैसेज समझना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जामिनर को जो भी पैसेज में से समझ आता है वो क्वेश्चंस उसी से निकालता है, ठीक है? मैं तुम्हें अगर तुम्हारा पूरा साइकिल बताऊं एक बार कैसे लगता है तो ध्यान से सुनो. सबसे पहले तुम्हारा एग्जामिनर, ठीक है जी? अब ये एग्जामिनर किसी ना किसी एक ऑथर से पैसेज उठाता है, ठीक है? इसने पहले एक पैसेज उठाया, ठीक है जी? ये पैसेज लिखने वाले का नाम होता है ऑथर. ऑथर और एग्जामिनर कभी एक इंसान नहीं होते. तुम्हारा एग्जामिनर कहीं किसी एनएलयू में बैठा होता है, वो नेट पे सर्च मार रहा होता है, न्यूज़पेपर ढूंढ रहा होता है, वहां से वो पैसेज उठाता है, फिर उस पैसेज को लिखने वाला ऑथर होता है, ठीक है? आपका डायरेक्टली ऑथर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता. ऑथर से एग्जामिनर पैसेज उठाता है, फिर एग्जामिनर वो पैसेज लाके आपकी गोद में रखता है. आगे बढ़ते हैं. अब एग्जामिनर इस पैसेज को पढ़ता है और उसके हिसाब से एग्जामिनर करता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेट. ऐसे बनता है तुम्हारा पेपर. अब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो क्लैट कम्युनिटी के यहाँ नहीं पढ़े होते, वो क्या करते हैं? जो सेट हुआ क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करते हैं और इनवेरिएबली अपने पेपर में जाके हकते हैं, ठीक है? बट तुम क्लैट कम्युनिटी के बच्चे हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले. हम क्या करने वाले मैं समझाता हूं. सबसे पहले, ठीक है जी, एग्जामिनर ने, ठीक है, पैसेज को पढ़ा कैसे वो समझेंगे. एक पैसेज को पढ़ने के बाद एग्जामिनर पेपर सेट करता कैसे है ये समझेंगे, ताकि जब तुम्हें पैसेज मिले, यानी जब तुम इस स्टेप पे आओ, तुम्हें ऑलरेडी पता हो एग्जामिनर ने इस स्टेप पे किया क्या है. इसी को बोलते हैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना. तुम सीख जाते हो कि एक एग्जामिनर पैसेज को कैसे पढ़ता है, एग्जामिनर को पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट लगता है, और तुम सीख लेते हो पैसेज पढ़ते पढ़ते ही कि ये चीजें कहां कहां होती है. इसी तरह तुम आसानी से अपने पैसेज को पढ़ते ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले 5 क्वेश्चंस में नंबर कहां से आने वाले हैं, ठीक है? अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि एक एग्जामिनर पैसेज को कैसे पढ़ता है और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड.
मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे क्लैट में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक बहुत ही साधारण सा एवरेज सा इंसान बनाता है। अगर तुम क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को जाके क्वेश्चन पेपर दे दो, वो जाके टॉप नहीं कर पाएगा, समझे? तो यू राइट नाउ आर स्मार्टर देन द फेलो मेकिंग योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो जो क्वेश्चन सेट होते हैं 80 to 90% एक मीडियोकर बंदा सेट करता है, ठीक है? तो हमें उस माइंडसेट में घुसना जरूरी है कि एक एवरेज बंदा, ठीक है, जिसने कोई मे बी 50-60 हजार की जॉब क्रैक की है, उसमें कितना दिमाग हो सकता है और वो एक पैसेज में से कितनी डेप्थ एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? कहने की बात नहीं है, बट मैं एक बात कहता हूं, जो तुम्हारा कंसोर्शियम है वो इतनी गलतियां करता है, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है? तो मैं एक बात मैं बहुत खुली खुली बोल सकता हूं तुम लोगों को, जो भी एग्जाम सेट कर रहा है स्मार्ट बिल्कुल नहीं है, उसमें तुमसे कम दिमाग ही है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इंसान जो एवरेज है, जो नॉर्मल है, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, एक पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करता है, ठीक है? सबसे पहली चीज मैं इसको बुलाता हूं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कंसिडरेशन। ये तुम्हारे क्लैट के हर पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं बताता हूं क्यों। जब तुम बचपन में नोट्स बनाते थे, सबसे पहले 10 पेज और आखिरी 10 पेज सबसे खूबसूरत होते थे, ठीक है? एक रिलेशनशिप में भी सबसे पहले 10 दिन फिर आखिरी के 10 दिन सबसे एंटरटेनिंग होते हैं, ठीक है? पहले 10 दिन बहुत एक्साइटेड होते हो, आखिरी के 10 दिन बहुत डिप्रेस्ड होते हो। डन। सेम थिंग योर एग्जामिनर डज हियर ऑल्सो, ठीक है? सबसे पहली चीज आई वांट यू टू राइट डाउन पैसेज के फर्स्ट 4 लाइन्स और लास्ट 4 लाइन्स, ठीक है? फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। इसी को मैं क्या बुलाता हूं? इसी को मैं बुलाता हूं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कंसिडरेशन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कंसिडरेशन यानी कि सरल भाषा में ये जो तुम्हारा पैसेज है, ठीक है, इसके पहले वाले 4 लाइन और आखिरी वाले 4 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली उनकी कंक्लूजन्स तुम्हें एंडिंग में मिलती है और इंट्रोडक्शंस तुम्हें पहले मिलती हैं, और तुम मेन आइडिया के सिवाय कुछ इंट्रोड्यूस कर भी नहीं सकते, कुछ कंक्लूड भी नहीं कर सकते। सो दिस द फर्स्ट 4 लाइन्स एंड द लास्ट 4 लाइन्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर पैसेज, नो मैटर व्हाट। सेकेंड चीज, इसको हम बुलाते हैं टेम्पो ब्रेक्स। ध्यान से लिखना, नया टॉपिक है, बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार समझाऊंगा, आराम से समझ लेना, काम खत्म। सर टेम्पो ब्रेक्स होती क्या है? बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूं। तुम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप सिर्फ 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले या तो पहले तुम कंक्लूड करो तुम कहना क्या चाहते हो, फिर एक्सप्लेन करो, ठीक है? फिर कंक्लूड करो, फिर एक्सप्लेन करो। ये एक सिस्टम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, राघव नीड्स टू स्टडी फॉर हिज क्लैट एग्जाम्स बिकॉज दे आर कमिंग इन 6 months एंड ही हैजंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा राघव नीड्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, फिर मैंने कहा क्यों। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? पहले तुम स्टेट करो, फिर तुम कंक्लूड करो। क्लैट इज इन 6 months, राघव हैज नॉट स्टार्टेड स्टडीइंग, देयरफॉर राघव नीड्स टू स्टार्ट स्टडीइंग सून। इधर मैंने क्या किया, जो भी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने पहले दी, फिर मैंने कंक्लूड किया। अब किसी भी ऑर्डर में ये आ सकता है। तुम्हें समझना क्या है, जब आप एक्सप्लेनेशन से, ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन से कंक्लूजन पे शिफ्ट मारते हो ना, फिर ये जो बीच का गैप आ जाता है ना, ये जो इधर ब्रेक आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं टेम्पो ब्रेक, ठीक है? जब तुम एक चीज को एक्सप्लेन करने से सीधा उसके कंक्लूजन में जाते हो, या फिर जब तुम कंक्लूजन से एक्सप्लेनेशन में घुस रहे होते हो, जो बीच का गैप आता है ना, उसी को बोलते हैं टेम्पो ब्रेक, ठीक है? जहां पे भी पैसेज में टेम्पो ब्रेक होगा, उधर एक फ्लैग मार्क कर लेना। ऑथर या एग्जामिनर यूजुअली सबसे ज्यादा वहीं रुकते हैं, ठीक है? मैं प्रैक्टिकली करके बता दूंगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल जो भी मैं लिख रहा हूं वो आपने लिखना है, ठीक है? फिर हमने लिख लिया बेटा जी टेम्पो ब्रेक्स, वेरी गुड। तीसरी चीज है फैंसी लिंगो। अब सर फैंसी लिंगो क्या है? बहुत सिंपल है, ठीक है? जहां पे भी ऑथर ने, राइट, ऑथर कौन होता है? ऑथर वो है जिसने पैसेज लिखा है, एग्जामिनर नहीं। जहां पे भी ऑथर ने बहुत अंग्रेजी झाड़ दी है जो आपको शायद समझ नहीं आई, काफी बार सेंटेंसेस होती हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, वर्ड्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड रियली, और सेंटेंसेस दैट वी डोंट इजीली अंडरस्टैंड, योर एग्जामिनर आल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड देम इजीली, ठीक है? जो चीज आपको पढ़ते वक्त समझ नहीं आई, ये याद रख लेना कि एग्जामिनर ने भी जब पहली बार पढ़ाया था उसको भी समझ नहीं आया था।
तो इसीलिए एग्जामिनर ने उसको समझा, उसको गूगल पे डाला, उसको चैट जीपीटी किया, फिर उसको समझ आया। अब एग्जामिनर ने समझने में इतना कष्ट कर ही दिया है तो सवाल भी पक्का यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो यूजुअली वेर एवर इन द पैसेज एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड इज प्रेजेंटेड, यहाँ बहुत ही फैंसी अंग्रेजी झाड़ दी गई है, 9 out of 10 टाइम्स वहां से भी सवाल पक्का आता है। इसी को बोलते हैं फैंसी लिंगो, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, बहुत एकदम अंग्रेजी भाषा, बड़े बड़े शब्द जहां पे भी एक साथ जुड़ जाते हैं, जहां पे तुम्हें समझने में दिक्कत होती है। एग्जामिनर को भी दिक्कत वही होती है, तो इसलिए एग्जामिनर खुन्नस निकालने के लिए पहले समझता है, फिर उसके कष्ट प्रदान करने के लिए वो वही से सवाल पूछता है, ठीक है। 1 2 3 ये 3 चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद 3 और चीजें हैं जो मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ा दी थी, इन हाउ टू अप्रोच अ लॉजिकल पैसेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका आई बटन में छोड़ दूंगा, जैसे भी छोड़ते हैं इधर या उधर जाके देख लेना। बट फंडामेंटली सिर्फ 3 चीजें हैं। सबसे पहले साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, मैं इधर लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा। अब सर साइटेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? बहुत सिंपल है। अगर मुझे आपको कहना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक यूएनडीपी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, इंडिया शुड वर्क मोर ऑन बिल्डिंग इट्स एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने एक यूएनडीपी रिपोर्ट के बेसिस पे अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अगर वो यूएनडीपी रिपोर्ट गलत निकली तो मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट ठप, समझ आई। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रिपोर्ट को अपनी आर्ग्यूमेंट के लिए एंकर कर रहा हूं, मतलब मैंने जो शक्ति है रिपोर्ट से छीन ली है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज एक पुलिस वाला आपको कहता है रुको, तुम रुक जाओगे, वो कहेगा आपको हाथ ऊपर करो, तुम्हें हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। अब कोई ऐरा गहरा लफंगा तुम्हें बोलेगा, तुम सुनोगे थोड़ी। फर्क क्या है, एक पुलिस वाला स्टेट से अथॉरिटी लेता है, ठीक है, वो सरकार से अथॉरिटी लेता है, ठीक है। तो पुलिस वाला जब तुम्हें हाथ ऊपर करो बोलता है, वो अथॉरिटी ले रहा है सरकार की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सिमिलरली एक ऑथर जब आपको कुछ कहता है, फॉर एग्जाम्पल इस हाई कोर्ट के हिसाब से ये सही है, ऑथर में कोई दम नहीं है कहने का। ऑथर कह रहा है हाई कोर्ट की शक्ति का प्रयोग मैं कर रहा हूं और उस शक्ति का प्रयोग करते मैं कह रहा हूं कि ये सही है। तो साइटेशन ऑफ अथॉरिटी तब होता है जब ऑथर किसी रिपोर्ट को, किसी कोर्ट की जजमेंट को या किसी और ऑथर को साइट करता है और कहता है इस इंसान के हिसाब से ये है, ठीक है। इधर ऑथर की अपने आप कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो किसी और की अथॉरिटी लेता है और उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साइटेशन ऑफ अथॉरिटी। इधर तक क्लियर? बस अगर तुम्हें ये 1 2 3 4 चीजें आ गई, डन। तुम 9 out of 10 टाइम्स तुम्हें पैसेज में जो मर्जी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आए, ठीक है, तुम 5 में से 4 क्वेश्चन तो आराम से प्रेडिक्ट ही कर लोगे। अब से प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूं, तुम पैसेज पढ़ोगे, राइट, तुम पैसेज पढ़ोगे, ये तुम्हारा पैसेज है, तुम्हें लिख के दे रहा हूं। अगर आपने ये करना सीख लिया, तुम बोल पाओगे कि इधर से एक क्वेश्चन आएगा, इधर से एक और क्वेश्चन आएगा, इधर से एक क्वेश्चन आएगा, इधर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तुम अपने लेवल पे शायद 4 on 4 एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि 8 जगह है जहाँ जो इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना तो लिख के लो तुम। ये हो गया बेटा एक सुपर पावर। अब सर आपने ज्ञान तो दे दिया बहुत, एक बार करके भी दिखा देते हैं। लेट्स टेक क्लैट 2023 क्वेश्चन पेपर। ये आपके सामने पैसेज है, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, फिर मैं पढ़ूंगा आपके साथ, डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्क्रीन पे है, पॉज करो, पढ़ो। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 4 चीजें ढूंढनी है हमने। सबसे पहले टेम्पो ब्रेक, फिर साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर पहले की 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन, फिर फैंसी लैंग्वेज, जहां पे भी ऑथर ने बहुत अंग्रेजी झाड़ रखी है। सिर्फ 4 चीजें ढूंढनी है। चले स्टार्ट करते, चलो। इंग्लिश इनकोच क्लास इन इंडिया, आते ही इधर टेम्पो ब्रेक हो गया क्योंकि सीधा कंक्लूजन दे दिया बंदे ने, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, डिली डैलिड, देखो इधर अंग्रेजी आ गई, इसको भी हाईलाइट कर लो। फिर गांधी, देखो इधर आ गया तुम्हारी साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। चेतन भगत, फिर से साइटेशन ऑफ अथॉरिटी इधर फिर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, E1 टेम्पो ब्रेक, ठीक है, E1 E2 टेम्पो ब्रेक, वेरी गुड। इधर फिर से E2 एक बार आ गया, ठीक है, डन, कूल, ओके। फिर बेटा ऑब्वियसली हमारी फिर स्टैंडर्ड पहले की 4 लाइन और आखिरी की 4 लाइन, डन। अब इस पैसेज में सिर्फ इतना था। अब एक बार क्वेश्चंस देखो 1 by 1। Which of the following can be inferred about the author's view on English in contemporary India? पहले ही लाइन से, पहले ही टेम्पो ब्रेक से पहला सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने हाईलाइट किया, सबसे पहला सवाल वहां से आ गया, ठीक है जी, डन। क्वेश्चन नंबर 1 इधर से आया, नोट कर लो, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। ब्लू इंक से लिखूं मैं, ब्लू इंक आई थिंक इज बेटर।
ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। एंड माइंड यू, हाँ ये क्लैट 2023 का यूजी पेपर है, तुम्हारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेतन भगत क्या बात है, मजा आ गया, कहाँ गया चेतन भगत, एलो जी। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर जीवन चेतन, वाओ एक और बार चेतन भगत, मजा ही आ गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल, गांधी व्यूज, एलो जी खत्म, कहाँ गया गांधी हमारा, वेरी गुड। हमने जो चीजें 4 आइडेंटिफाई की हैं, 4 चीजें, उन्हीं में से सवाल आया है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हारे सामने पैसेज है, तुम इसको किसी भी पैसेज पे अप्लाई करो, अगर सॉर्ट नहीं हुआ तो तुम मेरे पास आना, दैट्स इट। इससे कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा लॉजिकल में कुछ है भी नहीं। आखिरी सवाल वोकैब का है, ठीक है, इसको छोड़ो। 5 में से 4 सवाल जो हमने हाईलाइट किया था वहीं से उठ के ऐसे बैठे हैं बस, ठीक है। तुमने ज्यादा कष्ट प्रदान करना है नहीं, बड़ा सिंपल सा मामला है। तुमने पहले की 4 वीडियोस देख ली हैं, इसको मिला के तुम्हारा काम खत्म। आज के बाद से तुम्हारी लॉजिकल की जो बहुत फंडामेंटल चीजें होती थी ना, पैसेज को पढ़ना कैसे, पैसेज बनता कैसे, ये सब खत्म। आज के बाद से हम क्वेश्चन टाइप्स करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अग्री, डिसएग्री, अजम्पशन, इन्फरेंस, ये सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी सीरीज, आपकी पता भी नहीं चलेगा। जो बाकी की 4 या 5 वीडियोस हैं वो मैं एक ही दिन में शूट करूंगा। मुझे पता है थोड़ा डिले चल रहा है हमारा, बट कोई लोड नहीं। तुम्हारी जो वर्कशीट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सवाल डाउट पूछने तुम डिस्कॉर्ड पे जाके पूछ सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सारा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आपको कोई भी मटेरियल चाहिए देन यू कैन गो ऑन टू आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, वहां पे मटेरियल रिक्वेस्ट नाम का एक चैनल है, यू कैन आस्क अस फॉर एनी मटेरियल यू नीड टू प्रैक्टिस विद। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम। टिल देन जो भी अभी तक पढ़ाया मैंने, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ठीक है। इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका कितना स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि आई एम श्योर तुम्हारा स्कोर तो बहुत बढ़ रहा होगा, नॉटी हो रहे हो तुम सारे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक सैटरडे सेम टाइम एट कम्युनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम तो सुना ही होगा।